हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम वेल्स ऑफिशियल। आज फिर हम लोग उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोएम स्नेक, जिसे D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हमारे जो पोएट हैं उनका परिचय ले लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, born in 1885 and died in 1930, was a poet, novelist, short story writer, and essayist. Grew up amid the strife between his gentle and educated mother and his coarse minor father. कवि, उपन्यासकार, लघु कथा लेखक तथा निबंधकार डेविड हर्बर्ट लॉरेंस का जन्म 1885 में हुआ और इनकी मृत्यु 1930 में। अपनी सभ्य एवं शिक्षित माता तथा अपने असभ्य पिता के मध्य कलह के बीच पले बढ़े। कहने का अर्थ है कि इनके माता और पिता के बीच अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी और उन्हीं लड़ाइयों के बीच ये पले बढ़े हैं। As a youth in the Nottinghamshire mining village of Eastwood, Lawrence resented the rough ways of his drunken father and adopted his mother's refined values as his own. ईस्टवुड के नटिंगमशायर माइनिंग गांव में एक नौजवान के रूप में लॉरेंस ने अपने शराबी पिता का दिखाया ऊबड़ खाबड़ रास्ता को छोड़कर अपनी माता के शुद्ध विचारों को अपना लिया। However, as he grew in maturity as a writer, he rejected the gentility his mother represented and began to see his father's earthiness as a virtue. फिर भी जब वह एक लेखक के रूप में व्यस्त हुआ तो उन्होंने अपनी माता द्वारा दिखाई गई भद्रता को नकार दिया तथा अपने पिता की सामान्यता को एक गुण के रूप में देखना प्रारंभ कर दिया। He wrote primitive and natural passions, trying to show instinctive forces in man that might bring happiness. उन्होंने मौलिक एवं प्राकृतिक उत्कंठाओं के विषय में लिखा तथा मनुष्य में उन स्वभावगत ताकतों को दिखाने का प्रयास किया जो खुशियां ला सकती है। In his writings, he emerged as the champion of instinct. अपने लेखन में वे स्वाभाविक विजेता के रूप में उभरे। His important works include a collection of poems in 1909, The White Peacock 1911, The Trespasser 1912, Sons and Lovers 1913, The Rainbow 1915, Plumed Serpent 1926, Lady Chatterley's Lover 1926। तो ये सभी उनके अलग अलग वर्षों में उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। In the present poem, Snake, Lawrence exalts the value of primitive life and denounces the shams and artificialities of modern civilized life. वर्तमान की इस कविता में जो कि स्नेक है, इसमें हमारे लॉरेंस साहब ने मौलिक जीवन के मूल्यों तथा आधुनिक सभ्य जीवन की जो फूहड़ता और कृत्रिमता यानी आर्टिफिशियलिटी, इसकी स्वीकृति को उजागर करते हैं। राइट, तो ये था हमारा कवि परिचय, यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने पोएम की तरफ। यस, स्नेक यानी सांप, सर्प। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला लाइन, ए स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ। यहाँ वाटर ट्रफ का मतलब होता है नाद, ठीक है, नाद आप समझ रहे होंगे। तो वाटर ट्रफ यानी एक सांप जो है मेरे पानी के हौज पर आया या नाद पर आया। ऑन अ हॉट डे यानी बहुत गर्म दिन था। एंड आई इन पायजामास फॉर द हीट, और गर्मी के कारण हमारे कवि पैजामा पहने हुए थे। टू ड्रिंक देयर यानी वह वहाँ पानी पीने आया था। कौन? सांप, है ना। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सांप पानी पीने आया था, वह कवि को नुकसान पहुँचाने नहीं आया था। और वातावरण अत्यंत गर्म था और सांप भी अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में आया था। तो सांप की एकमात्र आवश्यकता पानी पीना था। यहाँ इससे ये समझ में आता है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं।
in the deep, strange scented shade of the great dark carob tree. यहाँ कैरब ट्री एक सदाबहार वृक्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखी हुई है इन द डीप, यानी बड़े गहरे या अंधेरे, स्ट्रेन सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री, यानी बड़े बड़े अंधेरे कैरब वृक्ष की गहरी और अजीब सुगंध वाली छाया में। यह पंक्ति प्रकृति के रहस्यमय और शांत वातावरण का चित्र प्रस्तुत करती है। आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई पिचर। कवि अपना घड़ा लेकर या लोटा लेकर सीढ़ियों से नीचे आया, ठीक है। पिचर यानी लोटा भी होता है। एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रफ बिफोर मी। यहाँ पर कवि भी अपने पानी लेने के लिए आया हुआ था और उसने सांप को देखा। तो वो कहते हैं कि कवि को खड़े होकर प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि सांप उससे पहले हौज पर पहुंच चुका था, यानी नाद पर पहुंच चुका था। कवि सांप को पहले पानी पीने का अधिकार देता है, वह सांप के प्रति सम्मान दिखाता है, राइट। He reached down from a fissure in the earth wall in the gloom and trailed his yellow-brown slackness soft-bellied down over the edge of the stone trough and rested his throat upon the stone bottom. यहाँ फिशर शब्द यूज है। फिशर का मतलब होता है दरार। तो he reached down from a fissure in the earth wall in the gloom, कहने का अर्थ है कि सांप अंधेरे में धरती की दीवार की एक दरार से नीचे आया था, है ना। फिर कहते हैं एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेली डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रफ, यानी कि उसका पीला भूरा ढीला और मुलायम पेट वाला शरीर पत्थर के हौज के किनारे से नीचे लटक गया। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि कवि सांप के शरीर और उसकी गति का बहुत सूक्ष्मता से वर्णन करता है। उसके मन में केवल भय नहीं बल्कि जिज्ञासा और आकर्षण भी है ना। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम, यानी सांप ने अपना गला पत्थर के तल पर रख दिया। सांप आराम से पानी पीने की स्थिति में आ गया, इसका कहने का ये अर्थ है। यहाँ ट्रेल्ड शब्द आया है। ट्रेल्ड का मतलब होता है पीछे धकेलना, राइट। चलिए तो अगले लाइन पर चलते हैं। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप इन अ स्मॉल क्लियरनेस। ड्रिप्ड का मतलब हुआ बूंद बूंद का टपकना। तो यहाँ इस पूरे लाइन का मीनिंग है कि जहाँ नल से पानी टपक रहा था एक छोटी सी साफ जगह में जमा हो गया था, राइट। तो ही सिप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ, यानी यानी सांप ने अपने सीधे मुंह से धीरे धीरे पानी पिया, यानी सांप शांतिपूर्वक पानी पी रहा था, राइट। यानी सांप ने स्वच्छ पानी का स्रोत खोज लिया था और वो शांति से पी रहा था। फिर है कि सॉफ्टली ड्रैंक दो हिज स्ट्रेट गम्स इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली, कहने का अर्थ है कि उसने अपने सीधे मसूड़ों से धीरे धीरे पानी पिया और पानी उसके लंबे ढीले शरीर में चला गया। कवि सांप की शारीरिक बनावट और उसकी प्राकृतिक क्रिया को ध्यानपूर्वक देख रहा है। यहाँ साइलेंटली वर्ड यूज हुआ है। साइलेंटली मतलब होता है शांत होकर या चुपचाप, यानी पूरा वातावरण जो है पूर्णतः शांत और प्राकृतिक हो गया है। Someone was before me at my water trough and I, like a second comer, waiting. यहाँ कवि कह रहे हैं कि मेरे पानी का जो हौज था यानी कि नाद था, मुझसे पहले कोई वहाँ आ चुका था। कवि सांप को एक अतिथि की तरह देखता है यहाँ पर, और मैं दूसरे आने वाले व्यक्ति की तरह प्रतीक्षा कर रहा था, यानी सांप के बाद हमारे कवि पहुँचे हैं। तो कवि सांप को अपने से पहले और महत्वपूर्ण मानता है। यह प्रकृति के प्रति उनके सम्मान को दिखाता है इस लाइन में, राइट। इसलिए वो प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि वो सेकंड आए थे। फर्स्ट तो हमारा वो जो सांप है वो आया हुआ था पानी पीने, इसीलिए उन्होंने पहले सांप को मौका दिया और वो खड़े रहे। He lifted his head from his drinking as cattle do, यानी सांप ने मवेशियों की तरह पानी पीने के बाद अपना सिर उठाया। and looked at me vaguely, और उसने पानी पीते हुए यानी मवेशियों की तरह अस्पष्ट ढंग से मेरी ओर देखा। as drinking cattle do, यानी जैसे मवेशी पानी पीते हैं उस तरह। and flickered his two forked tongue from his lips and mused a moment, यानी
उसने अपने होठों से दो फांक वाली जीभ, है ना, बाहर निकाली और कुछ क्षण रुका। सांप अपने वातावरण को महसूस कर रहा था। कवि उसके व्यवहार को आकर्षित करता है। एंड stooped and drank a little more। यहाँ stooped वर्ड का मतलब होता है झुकना, यानी फिर उसने झुककर थोड़ा और पानी पिया। सांप पूरी तरह शांत था और अपनी प्यास बुझा रहा था, राइट। तो बीइंग अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बॉबल्स ऑफ द अर्थ, यानी उसका रंग धरती जैसा भूरा और सुनहरा था, मानो वह धरती के जलते हुए भीतर से आया हो। यानी सांप धरती और प्रकृति की गहराई से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग, तो यहाँ पर एटना वर्ड यूज हुआ है। माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी है जो सिसिली में है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि यह सिसिली की जुलाई का दिन था और एटना पर्वत से धुआं निकल रहा था, राइट। यानी गर्मी, ज्वालामुखी और धरती की शक्ति का वातावरण सांप को और रहस्यमय बनाता है ना, और ज़्यादा रहस्यमय बनाता है सांप को। The voice of my education said to me। The voice of my education said to me। यहाँ पर मेरी शिक्षा की आवाज़ ने मुझसे कहा, यानी इनके अंदर, क्योंकि ये शिक्षित व्यक्ति थे, तो अंदर से एक आवाज़ आई। कवि के भीतर बचपन से चली आ रही सामाजिक शिक्षा और मान्यताएं बोलने लगे, है ना। तो उनके अंदर से एक आवाज़ आई कि ही मस्ट बी किल्ड, यानी उसे मार देना चाहिए। किसको? सांप को। फॉर इन द सिसिली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट एंड गोल्ड आर वेनमस। ऐसा क्यों? क्योंकि सिसिली में काले सांप निर्दोष और सुनहरे सांप विषैले होते हैं। इसीलिए क्योंकि ये सांप गोल्डन था तो इनको ऐसा लगा कि ये जहरीला है और इन्हें इस सांप को मार देना चाहिए, ऐसा उनके अंदर से आवाज़ आई। यानी कवि की शिक्षा उसे सांप के रंग के आधार पर उसे विषैला मानने को कहती है ना। फिर कहता है कि एंड वॉइसेस इन मी सेड इफ यू वर अ मैन, यानी मेरे भीतर की आवाज़ें कहने लगी यदि तुम पुरुष हो। यानी समाज की तथाकथित बहादुरी की भावना कवि को सांप को मारने के लिए उकसाती है ना। यू वुड टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ, यानी तुम एक डंडा लेकर उसे अभी मार डालते और उसका अंत कर देते अगर तुम पुरुष होते। कहने का अर्थ है कि हिंसा को बहादुरी समझने वाली मानसिकता की आलोचना की गई है यहाँ पर, राइट। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम, लेकिन मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मैं उसे पसंद करता था। कवि का वास्तविक अनुभव उसकी सामाजिक शिक्षा से अलग था। वह सांप से प्रभावित हो चुका था। हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रफ, यानी कवि खुश था कि सांप एक शांत अतिथि की तरह उसके पानी पीने के हौज पर आया था, है ना। यानी कवि सांप को शत्रु नहीं बल्कि अतिथि मानता है ना। एंड डिपार्ट पीसफुल, पेसिफाइड एंड थैंकलेस इनटू द बर्निंग बॉवल्स ऑफ दिस अर्थ। कहने का अर्थ है कि और शांत, संतुष्ट तरह तथा बिना धन्यवाद दिए चला जाए। सांप ने कवि से कुछ नहीं मांगा, उसने केवल पानी पिया और शांतिपूर्वक चला गया, है ना। तो कहाँ चला गया? इनटू द बर्निंग बॉवेल्स ऑफ दिस अर्थ, यानी इस जलती हुई धरती के भीतर। सांप धरती के गहरे और रहस्यमय संसार में लौट जाता है। तो वॉज इट कोवर्डाइज दैट आई डेड नॉट किल हिम। अब यहाँ पर कवि के अंदर एक और भावना जगी कि क्या यह कायरता थी कि मैंने उसे मारने का साहस नहीं किया। कवि स्वयं से प्रश्न करता है कि सांप को ना मारना कायरता था या समझदारी। वॉज इट perversity that I longed to talk to him? क्या यह विचित्रता थी कि मैं उससे बात करने की इच्छा रखता था? Was it humility to feel so honored? है ना। यहाँ पर कहते हैं कि क्या यह विनम्रता थी कि मैंने स्वयं को इतना सम्मानित महसूस किया। कवि स्वयं को भाग्यशाली मानता है कि एक स्वतंत्र प्राकृतिक जीव उसके यहाँ पानी पीने के लिए आया, है ना। तो आई फेल्ट सो ऑनर्ड, यहाँ पर लिखा गया है आई फेल्ट सो ऑनर्ड। कहने का अर्थ है कि मैंने स्वयं को बहुत सम्मानित महसूस किया। सांप की उपस्थिति कवि के लिए एक विशेष और सम्मानजनक अनुभव था। एंड येट दोज वॉइसेस इफ यू वर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम। फिर भी वो आवाज़ें कहती रहीं, है ना, यदि तुम डरे नहीं होते
तो तुम उसे मार डालते। यानी समाज बहादुरी को हिंसा से जोड़ता है। कवि इस सोच पर संदेह करता है, राइट। एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, बट इवन सो ऑनर स्टिल मोर दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ। यहाँ पर कहते हैं एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, आई वॉज मोस्ट अफ्रेड। कहने का मतलब है कि इसका अर्थ है कि सचमुच मैं डरा हुआ था, बहुत अधिक डरा हुआ था। यानी कवि सांप से भयभीत था लेकिन उसका सम्मान भी करता था, राइट। तो बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर, फिर भी मैं और अधिक सम्मान महसूस कर रहा था। सांप के प्रति सम्मान उसके भय से अधिक शक्तिशाली था। दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी, मतलब है कि सांप ने मेरे आतिथ्य को स्वीकार किया। कवि को गर्व और खुशी है कि सांप उसके पानी के हौज पर आया। फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, यानी धरती के रहस्यमय अंधेरे द्वार से बाहर आकर सांप ने, है ना, इनके यहाँ पानी पीने के लिए। सांप रहस्यमय प्राकृतिक संसार का एक प्रतिनिधि है, राइट। नेक्स्ट लाइन है ही ड्रैंक इनफ, यानी उसने पर्याप्त पानी पी लिया, सांप की प्यास बुझ गई। एंड ही लिफ्टेड हिज हेड, यानी पानी पीने का उसने अपना जो सिर है उसको उठाया। ड्रीमीली एज वन हु हैज़ ड्रंकन, उसने सिर ऐसे उठाया जैसे कोई पियक्कड़ जो है अपना सिर ऐसे उठाता हो, है ना। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक अ फोक नाइट ऑन द एयर, सो ब्लैक सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, यानी उसने अपनी जीभ को हवा में काली 2 फांक वाली रात की तरह हिलाया, है ना। एकदम काली थी रात की तरह, उसने उस जीभ को हिलाया। यानी सांप की जीभ की गति को अंधेरी रात से तुलना की गई है। यह सांप के रहस्य और सौंदर्य को दिखाता है, राइट। एंड लुक्ड अराउंड लाइक ए गॉड अनसीइंग इनटू द एयर एंड स्लोली टर्न्ड हिज हेड। तो पहले यहाँ ये देख लेते हैं, सीमिंग टू लिक हिज लिप्स का अर्थ है कि ऐसा लगता था जैसे वह अपने होठ चाट रहा हो। सांप पानी पीने के बाद संतुष्ट था, है ना। एंड लुक्ड अराउंड लाइक ए गॉड अनसीइंग इनटू द एयर, उसने देवता की तरह चारों ओर बिना किसी विशेष चीज को देखे हवा में देखा। सांप को यहाँ एक शक्तिशाली और रहस्यमय देवता के समान प्रस्तुत किया गया है कवि के द्वारा। एंड स्लोली टर्न्ड हिज हेड, यानी उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। सांप बहुत शांत और धीमी गति से वापस जाने लगा। एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस अ ड्रीम, यानी वह बहुत धीरे धीरे चला जैसे 3 बार स्वप्न में हो, है ना। सांप की गति अत्यंत शांत, धीमी और स्वप्न जैसी थी। प्रोसीडेड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड एंड क्लाइम्ड अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उसने अपने लंबे शरीर को मोड़ते हुए आगे बढ़ाया। यानी कवि सांप की सुंदर और प्राकृतिक गति का वर्णन करते हैं, है ना। एंड क्लाइम्ड अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, वह फिर से दीवार के टूटे हुए किनारे पर चढ़ गया। सांप अपने घर लौटने की तैयारी कर रहा था, है ना। एंड एज ही पुट हिज हेड इन टू दैट ड्रेडफुल होल, तो यहाँ पर इस लाइन में एंड एज ही पुट हिज हेड इन टू दैट ड्रेडफुल होल, जब उसने अपना सिर उस भयानक छेद में डाला, तो and as he slowly drew up, snake easing his shoulders and entered farther, यानी सांप धीरे धीरे अपने शरीर को अंदर खींचता हुआ आगे बढ़ता गया। सांप अपने प्राकृतिक संसार में लौट रहा था। A sort of horror, a sort of protest against his withdrawing into that horrid black hole, यानी सांप के उस भयानक काले छेद में जाने पर कवि के भीतर भय और विरोध की भावना उत्पन्न हुई। अब कवि सांप से डरने के बजाय उसके चले जाने से दुखी है ना। डेलिबरेटली गोइंग इनटू द ब्लैकनेस, यानी वह जानबूझकर अंधेरे में जा रहा था। एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर, और वह धीरे धीरे अपना पूरा शरीर अंदर खींच रहा था। यानी सांप अपनी इच्छा से अपने घर लौट रहा था। कवि को उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए था। तो ओवरकेम मी नाउ हिज बैक वॉज टर्न्ड, यानी जब सांप की पीठ कवि की ओर हो गई तब वह भावना कवि पर हावी हो गई, है ना। सांप के चले जाने का दुख और उसे रोकने की इच्छा कवि पर हावी हो गई। I looked round, I put down my pitcher,
यानी कवि ने चारों ओर देखा और अपना वो जो लोटा है वो नीचे रख दिया या घड़ा। आई पिकड अप अ क्लमसी लॉग, फिर उन्होंने क्या किया, एक भारी या लकड़ी का टुकड़ा उठाया, है ना। कवि आवेग में आकर लकड़ी उठाता है ना। एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रफ विद अ क्लैटर, यानी उसने उसे खड़खड़ाहट के साथ पानी के हौज में फेंक दिया। यानी कवि सांप को डरा कर वापस बुलाना चाहता था, वह उसे मारना नहीं चाहता था, ठीक है। तो आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, फिर कहते हैं मुझे लगता है कि वह लकड़ी सांप को नहीं लगी। कवि को राहत है कि उसने सांप को चोट नहीं पहुंचाई, है ना। बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड convulsed in undignified haste, writhed like lightning and was gone। लेकिन अचानक सांप का जो हिस्सा पीछे रह गया था वह बिजली की तरह तेजी से ऐंठा और गायब हो गया। यानी सांप अचानक तेजी से अपने बिल में चला गया। Into the black hole, the earth lipped fissure in the wall front, at which in the intense still noon I stared with fascination। यानी वह दीवार के सामने धरती की ओंठ जैसी दरार वाले काले छेद में चला गया। यानी प्रकृति का रहस्यमय संसार सांप को अपने भीतर वापस ले लेता है। एट विच इन द इंटेंस स्टिल नून आई स्टेड विथ फैसिनेशन, यानी शांत दोपहर में कवि उस छेद को आकर्षण से देखता रहा। फैसिनेशन मतलब होता है आकर्षण, है ना। तो यानी सांप के चले जाने के बाद भी कवि उसके रहस्यमय संसार को मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, और तुरंत ही मुझे उसका पछतावा हुआ। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा होना, है ना। तो कवि को लकड़ी फेंकने के अपने उस काम पर पछतावा हुआ, है ना। आई थॉट हाउ पाल्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट अ मीन एक्ट। उसने सोचा कि यह कितना तुच्छ, अशिष्ट और नीच कार्य था, है ना। वल्गर यानी नीच कार्य। कवि समझता है कि उसने एक शांत जीव को बिना कारण परेशान करके गलत किया है कि नहीं। आई डिस्पाइज माई सेल्फ एंड द वॉइसेस ऑफ माई अकर्स्ड ह्यूमन एजुकेशन। कहते हैं कि कवि ने स्वयं को और अपनी अभिशप्त मानवीय शिक्षा की आवाज़ों पर घृणा की उसको। यानी कवि उस सामाजिक शिक्षा को दोष देते हैं जो मनुष्य को प्रकृति के जीवों से डरना और उन्हें मारना सिखाती है ना। उस चीज़ पर उन्हें घृणा आती है। And I thought of the albatross and I wished he would come back my snake। यहाँ एल्बेट्रस एक पक्षी है ना। ये इसके बारे में बताया गया है कि कवि को एल्बेट्रॉस की याद आई। यहाँ पर ये एल्बेट्रॉस एक संकेत है। हमारे एक बहुत ही जाने माने राइटर हैं सैमुअल टेलर कूलरिज, है ना। एस कूलरिज, सेंट कूलरिज करके हम लोग लिखते हैं। उनकी एक कविता है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, है ना। उसमें उन्होंने एल्बेट्रोस की चर्चा की। उसमें क्या होता है कि वो जो कवि है ना वो एल्बेट्रोस की हत्या कर देते हैं, तो अपराध और दुर्भाग्य का कारण बनता है बाद में वही चीज़। यानी एल्बेट्रस पक्षी को जब वो मारते हैं तो वही पक्षी उनके अपराध और दुर्भाग्य का कारण बनती है। बाद में वो जहाँ जा रहे थे फिर वहाँ पर बहुत सारा, यानी जिस जहाज़ में जा रहे थे वो जहाज़ जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है किसी कारण से। खैर ये एक स्टोरी है, बट यहाँ यही चीज़ इनको भी याद आ जाता है हमारे राइटर को, है ना। और कहते हैं कि एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नेक, यानी कवि चाहता था कि उसका सांप वापस आ जाए। यानी अब कवि को सांप से प्रेम और गहरा सम्मान हो गया था। वह अपने किए पर पछता रहा था। फॉर ही सीम्ड टू मी अगेन लाइक अ किंग, यानी क्योंकि वह उसे फिर से एक राजा जैसा लगा। सांप अब कवि की दृष्टि में महान और सम्मान्य जीव बन गया था। लाइक ए किंग इन एग्जाइल, यानी एग्जाइल का मतलब होता है निर्वासित करना, है ना। जैसे एग्जाइल का मतलब होता है जैसे वनवास काटना, है कि नहीं, या राज्य से बेदखल कर देना, उसको बोलते हैं एग्जाइल होना, है ना, या राज्य से निष्कासित करना, है कि नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं कि अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड यानी पाताल लोक, जैसे पाताल लोक में निर्वासित और बिना मुकुट का राजा हो वैसा वो किंग यानी किंग से तुलना करते हैं। नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, यानी कवि कहते हैं कि अब जिसे फिर से ताज पहनाया जाना चाहिए था।
सांप अपने प्राकृतिक संसार में फिर से सम्मान और शक्ति प्राप्त करने वाला राजा है। एंड सो आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ। कहते हैं यहाँ पर कि इस प्रकार मैंने जीवन के एक स्वामी के साथ अपना अवसर खो दिया। यहाँ पर इस लाइन में कवि समझते हैं कि सांप प्रकृति के महान जीवों में से एक था और उसने उसके साथ एक अद्भुत अनुभव खो दिया, है कि नहीं। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट ए पिटीनेस। कहते हैं कि और अब मेरे पास प्रायश्चित करने के लिए कुछ है। कवि अपने गलत व्यवहार के लिए अपराध बोध महसूस करते हैं आप इस लाइन में, है ना। और कहते हैं कि ए पिटीनेस यानी एक छोटी और तुच्छ मानसिकता को मैंने प्रदर्शित किया। कहने का अर्थ है कि कवि का वास्तविक अपराध सांप को मारना नहीं, बल्कि अपनी छोटी सोच और सामाजिक पूर्वाग्रह यानी पहले से ही कोई चीज़ मान लेना, है नहीं, तो उसके कारण उसे डराने की जो कोशिश उन्होंने किया था उस पर उन्हें जो है काफ़ी दुख हुआ, है कि नहीं। तो इस पोयम का जो मुख्य भाव है कि कविता मनुष्य और प्रकृति के बीच संघर्ष को दर्शाती है। कवि का प्राकृतिक अनुभव उसे सांप के प्रति सम्मान और आकर्षण से भर देता है, लेकिन उसकी सामाजिक शिक्षा उसे सांप को मारने के लिए उकसाती है। अंत में कवि को अपनी छोटी सोच और सांप को डराने के कार्य पर पछतावा होता है, राइट। तो कुल मिला के इसका भावार्थ है कि कवि सांप को पहले एक खतरनाक जीव समझता है, लेकिन उसके शांत और राजसी व्यवहार से प्रभावित होकर उसे प्रकृति का महान जीव मानने लगता है और अंत में उसे डराने के अपने छोटे से कार्य पर उसे काफ़ी पछतावा होता है। तो ये था हमारा पोएम द स्नेक। आशा है आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप निश्चित हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।